प्रिय मित्रों, आज थोड़ा गुड़गांव में मौसम ठंडा है। 3 दिन की बरसात के बाद टेम्परेचर 25 पर आ गया और उसी निमित्त मैंने ये अपना जैकेट पहन लिया। आज की घटना की जब मैं चर्चा करूँगा, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिनके बारे में लोग आशा करते थे कि शायद वो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो उस लाइन में थे। वो अत्यधिक सहज स्वभाव के और बहुत ही लोगों में पॉपुलर थे। देखने में भी उनका व्यक्तित्व बड़ा सुंदर और आकर्षक था। ये थे हमारे महाराजा माधवराव सिंधिया। सितंबर 2001 को जब वो कानपुर जा रहे थे, तो मैनपुरी के पास एक गांव मोटा के ऊपर अचानक उनके एयरक्राफ्ट में, जो एयरक्राफ्ट ब्रीच क्राफ्ट एयर किंग C-90 था, उसमें आग लग गई। आग लगने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैंने एग्जामिनेशंस किए, ऑटोप्सी एग्जामिनेशंस जो मैंने किए, उसमें मुझे काफ़ी इस बात के एविडेंस मिले कि जो एरोप्लेन था उसमें आग ज़रूर लगी है, फायर ज़रूर लगी है, चाहे ये टेक्निकल फॉल्ट से हो या फिर जो बिजली बादलों के बीच में होती है, क्योंकि ऐसा बताया गया था कि उस पर बहुत ज़्यादा गहरे बादल थे जिसमें कि एयरप्लेन चल रहा था, चाहे उसके कारण हो। बट फायर प्लेन ने ज़रूर पकड़ी है, क्योंकि कुछ पैसेंजर एकदम फायर आर्म इंजन से आहत थे और सभी को थोड़ी बहुत आंच थी, इंक्लूडिंग पायलट्स और को पायलट में भी। सो उस आधार पर मेरा ये मानना है कि ये फायर इन द एयरक्राफ्ट का केस है, जिसके कारण वो नीचे आ गिरा। इस एरोप्लेन में जब ये गिरा था, तो जो व्यक्ति सवार थे, जितने भी उनके साथ व्यक्ति सवार थे, उन सब की डेथ हो गई। मुख्यतः ये थे उनके पर्सनल सेक्रेटरी रुपिंदर सिंह एंड जर्नलिस्ट संजीव सिन्हा और अंजू शर्मा, जो उसमें थी हिंदुस्तान टाइम्स की, गोपाल भट्ट, रंजन झा आज तक के, और पायलट गौतम रे और को पायलट रितु मलिक। ये सब जो उसके अंदर थे, ये सब एक साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और इन सभी की बॉडी चारेट थी, यानी कि उन पे फ्लेम इफेक्ट सबकी बॉडी पे था, जो इस बात की पुष्टि करता है कि एयरप्लेन में गिरने से पहले उसमें फायर जरूर लगा है। जब ये हमारे पास लाए गए, ये सब लोग हमारे पास आए, तो काफ़ी देर तक, मैं सुबह ही मुझे खबर हो गई थी, मैं अर्ली मॉर्निंग में वहाँ पहुँच गया था, और मेरे पहुँचने के बाद में काफ़ी पॉलिटिकल क्राउड वहाँ इकट्ठी हो गई। पॉलिटिकल क्राउड यानी कि जितने भी राजनेता थे, उनसे संबंधित जानने वाले सभी लोग पहुँच गए, और हमारी मॉर्चरी या पोस्टमार्टम थिएटर उस वक्त भी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में ही था, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी। सुबह हमारे जो PK दवे साहब थे, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट साहब थे, वह भी, जो डायरेक्टर थे उस वक्त, वो भी वहाँ पे आ चुके थे, और श्री महाराजा माधवराव सिंधिया के क्राउन प्रिंस जो ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया थे, वो भी वहीं पे आ चुके थे, और वो हमारे डायरेक्टर PK दवे के साथ में बातचीत करने में व्यस्त थे, उनके साथ डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी देर तक चर्चा चली, कुछ एक दो लोग उनके पास और भी थे। मैं अपनी सीट पर कोने में बैठा हुआ था, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। मैं बाहर निकला
और मैंने देखना चाहा कि बाहर कौन-कौन है। मैंने देखा काफ़ी जो लीडर्स हैं कांग्रेस के, सब बड़े-बड़े लीडर्स बाहर हैं। बाहर एक छोटा-सा बरामदा था, उसमें सब खड़े हैं और सोनिया गांधी और दीक्षित, मिसेस दीक्षित जो सीएम थे, वो दोनों एक चेयर शेयर करके बैठे हैं, बाकी सब खड़े हुए हैं क्योंकि वहाँ हमारे चेयर्स का बंदोबस्त नहीं था। खैर मैं अंदर गया और मैंने जाकर के टेक्नीशियन को कहा कि तुम अपनी चेयर दे दो और आप दोनों को अलग से ठीक से बैठाइएगा। तो उसने तुरंत अपनी चेयर दे दी और फिर अलग से बैठ गए। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि समय निकलता जा रहा था, काफ़ी लेट हो रहा था कि ऑटोप्सी करना है कि नहीं करना है। इस विषय में मैं किससे बात करूं? जो क्राउन प्रिंस थे वो शायद इसके मूड में नहीं थे, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि जब मैं वापस कमरे में गया तो वो बहुत थोड़ा सा उनको गुस्सा आ गया मेरे ऊपर और वो मुझे बोले आप कमरे से बाहर जाइए, आपसे मुझे कोई बात नहीं करनी है। शायद उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि वो तो उनको बता ही दिया गया था कि मैं डॉक्टर डोगरा हूँ और पोस्टमार्टम करूँगा, तो ये करने वाले हैं। तो शायद उनको लगा होगा कि मैं तो पोस्टमार्टम के बारे में बात करूँगा। मैं शांति से बाहर आ गया, क्योंकि उनका गुस्सा होने का कारण था, मेरे को तो कोई गुस्सा होने का कारण नहीं था, तो मुझे कोई गुस्सा करने की बात नहीं है। तो मैं चुपचाप बाहर आ गया। बाहर आके मुझे दो व्यक्ति, अपने सच्ची बात करता हूँ, दो व्यक्ति उस भीड़ में, क्राउड में ऐसे लगे कि जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। दोनों को मैं पहचानता था। एक गुलाम नबी आज़ाद थे और दूसरे अभी बताता हूँ, मैं याद नहीं आ रहा उनका नाम, खुर्शीद साहब। तो इन दोनों व्यक्तियों को मुझे देख के ऐसा लगा कि हाँ, मैं इनसे बात कर सकता हूँ। तो मैंने इन दोनों व्यक्तियों को, दोनों लीडर्स को, महानुभावों को एक साइड में बुलाया, सलमान खुर्शीद साहब। तो दोनों जब आ गए तो मैंने उनके सामने एक ही बात कही। मैंने कहा देखिए साहब, डिस्कशन चल रहा है कि पोस्टमार्टम हो। बोले हाँ, हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि पोस्टमार्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इन सब का। मैंने कहा कानूनी बात तो एक अलग है, आप चाहें तो वेव ऑफ करवा सकते हैं, एयर सेफ्टी वाले जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करके, और वो इसको वेव ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स की आवश्यकता सिर्फ सिविल एविएशन की जो एयर सेफ्टी प्रोग्राम जो होता है उनको आवश्यकता होती है, क्योंकि बाद में वो इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं और अपनी रिकमेंडेशंस को फाइल करते हैं फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में एयरक्राफ्ट किस तरह से ऐसे हादसों को प्रिवेंट किया जाए। तो मैंने कहा आप उनसे बात कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि आप महाराजा थे, आपकी कितनी ही प्रॉपर्टी होगी और कितने ही मतलब और जगह मतलब इन्वॉल्वमेंट होगा, यूके में, यूएसए में, बाहर किसी कंट्री में, तो मुझे तो इतना मालूम नहीं है इस बारे में, इनके बारे में, लेकिन ऐसा संभव है, मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ कि ऐसा सब इनका होगा। हिंदुस्तान में तो चलो किस न किस तरह से मैं ही एक डेथ सर्टिफिकेट बना सकता हूँ और वो चल सकता है, लेकिन कि बाहर की कंट्रीज़ में एक रूल होता है, पर्टिकुलरली यूएसए और यूके में, कि उनको या तो कोरोनर रिपोर्ट चाहिए या फिर मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट चाहिए, उसके बिना वो डेथ को नहीं मानते। तो मैंने कहा ये बात है, मैं न करने के फेवर में हूँ, न ही न करने के फेवर में हूँ। बाकी लोगों का तो शायद ऑटोप्सी होगा ही, कि उन सबकी इंश्योरेंस है और है, वो जब तक रिलीज़ नहीं होगी, जब तक कि, और एयरक्राफ्ट भी इंश्योर्ड होगा, तो वो सब तब तक नहीं मिलेगा जब तक उनका ऑटोप्सी सर्टिफिकेट या जैसा पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट या उसकी रिपोर्ट की कॉपी नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत से फैक्टर देखते हैं बिफोर रिलीजिंग द इंश्योरेंस एंड अदर बेनिफिट्स टू द डिकीज्ड पर्सन। उनका अकाउंट जो है वो भी एक डेथ सर्टिफिकेट की डिमांड करेगा, और उसके लिए इस केस में, क्योंकि डेथ स्पॉट पे ही मैनपुरी में हो चुकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही काम करवाई गई, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ एक हम सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं, या देते भी हैं ज़रूरत पड़ने पे, तो उससे सारा काम हो सकता है। तो इस तरह से मैंने उनको बताया कि जितने भी 8 व्यक्ति इसमें हैं, उन सब का मेरे विचार से अगर आप ऑटोप्सी करवाना चाहें तो हो सकते हैं, और महाराजा साहब को तो काफ़ी ज़्यादा चोट आई हैं, तो कोई हमें ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ उसमें करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा देखना ही है और पेपर ही बनाने हैं।
ये बात मेरे को उनको मेरी बात जची और वो कहने लगे ठीक है हम जाते हैं। फिर उन्होंने बात की उनसे और बात करने के बाद करीब लंच के आसपास मेरे पास वो दोनों लोग आए और दोनों ने कहा कि सलमान खुर्शीद भी आए और साथ में आज़ाद साहब भी आए और कहा कि नहीं आप ऑटोप्सी की तैयारी कर दीजिएगा, सबकी ऑटोप्सी ही हम करवाएंगे। मैंने कहा मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, आप पुलिस वाले यही हैं, वो आप उन्होंने सारे पेपर बना रखे होंगे, सिर्फ एक रिक्वेस्ट लेटर लिखना होगा और रिक्वेस्ट लेटर लिख के मेरे को दे देंगे, और अगर वो नहीं भी देते हैं तो बाद में दे देंगे, पर वो एक बार आके मेरे से रिक्वेस्ट कर दें, कह दें कि ठीक है क्लियर है आप ऑटोप्सी कर लीजिएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। जो पुलिस अफसर डिप्यूटेड थे वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी आप पोस्टमार्टम कर दीजिएगा। उसने ऑलरेडी एप्लीकेशन तैयार रखा हुआ था और दिया और हमने सारी ऑटोप्सी कर दी। अब इन ऑटोप्सी में और फिर सारे अब इसके करीबन करने के एक महीने बाद मेरे पास डॉक्टर पी के दवे का फ़ोन आया, बोले तुम डायरेक्टर ऑफिस में आ जाओ। मैं डायरेक्टर ऑफिस में गया तो उन्होंने एक जो सील्ड लेटर, अब मुझे कंट्री याद नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली शायद यूएसए होगा, वहाँ का एक सील्ड पैकेट मेरे हाथ में पकड़ाया कि ये महाराजा साहब के पास से, मतलब उनके स्टाफ ने भेजा होगा, उनको तो कहाँ पता होगा, तो बोले साहब उनके यहाँ से ये आया है और ये आप खोलिए आप देखिए इसमें क्या है। जब मैंने खोला तो देखा उसमें उन्होंने मेडिकल एग्जामिनर्स रिपोर्ट ही मांगी हुई थी कि श्री माधवराव सिंधिया की, महाराजा साहब की जो मेडिकल एग्जामिनर्स रिपोर्ट है वो दी जाए। अमेरिका में एक्चुअली पोस्टमार्टम वर्क के लिए जो डिपार्टमेंट सेक्शन होता है उसका जो इंचार्ज होता है, यानी मेडिकल वर्क के लिए सारा इंचार्ज होता है, उसको मेडिकल एग्जामिनर कहा जाता है। और जो भी सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं डेथ के बाद में वो मेडिकल एग्जामिनर से ही इशू होते हैं। और जहाँ पे मौके पे डेथ हो गई है या और हो गया तो वो एक रिपोर्ट बना के वहाँ सबमिट करता है जो डेथ सर्टिफिकेट का ही काम करती है, जो डेथ एक तरह का डेथ सर्टिफिकेट ही है, तो इसलिए वो लोग मेडिकल एग्जामिनर्स रिपोर्ट बनाते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने देखे साहब तो बड़ा अच्छा हो गया हमने ऑटोप्सी कर दिया, नहीं तो हम मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट कहाँ से बनाते, क्योंकि हमारे पास सारी एंट्रीज, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी हिस्ट्री, सब चीज़ अवेलेबल होती है। फिर हमने ऑटोप्सी करके हमने खुद बॉडी को देखा होता है, ठीक है, और सारा करने के बाद में तो हम फिर उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं जिसको मेडिकल एग्जामिनर की तरह कहते हैं। हम उसमें लिखेंगे अपना प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, उनको एक्सप्लेन किया, और बट दैट विल बी, हम ऊपर लिख दिया जाएगा इक्विवेलेंट टू मेडिकल एग्जामिनर्स रिपोर्ट, है ना, ऑफिस इक्विवेलेंट टू मेडिकल एग्जामिनर्स ऑफिस, ठीक। तो वो करके उसके बाद ऐसा बना देंगे। तो हमने कह बनाया, उसको 4-5 पेज में बनाना पड़ता है क्योंकि उसमें ऑटोप्सी रिपोर्ट भी लगानी पड़ती है आपको, क्योंकि उन्होंने सारा दिया हुआ था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए। सो अकॉर्डिंगली हमने मेडिकल एग्जामिनर्स रिपोर्ट बना दी और देख के हम पी के दवे साहब को दे आए कि सब आप जो लेके आए हैं एयरपोर्ट से या जैसा भी है आप इनको पहुंचा दीजिएगा। उन्होंने पहुंचा दिया और मेरा ख्याल है ऐसा उस सब आगे ट्रांजैक्शन में या जो भी उनका रहा होगा उसमें काफ़ी मदद की होगी। अब आता है कि ऐसे केसेस में पोस्टमार्टम जरूरी क्यों होता है। देखिए, एक्सीडेंट तो कोई नहीं जानता, इट्स भगवान की प्रक्रिया है, नेचर की अपनी प्रक्रिया है, कहीं नेचर की इंसान की गलती है, कहीं नेचर की गलती है, तो उससे हो जाता है। लेकिन इंसान का काम है उन चीज़ों के बारे में स्टडी करना और उनको रोकना। वो संभव तभी हो पाता है जब हम उस सारी चीज़ का निरीक्षण करें। तो एरोप्लेन का निरीक्षण तो जो एरोनॉटिक इंजीनियर हैं वो करेंगे, लेकिन अंदर जो व्यक्ति बैठे हैं उनमें किस तरह की इंजरीज हुई हैं, उनके मूवमेंट क्या हुए हैं, किस तरह से उनकी डेथ हुई है, वो सब समझने के लिए ऑटोप्सी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए अब सिविल एविएशन ने भी, जैसे मैंने लास्ट केस में बताया था, कि उन्होंने इसको कंपलसरी कर दिया है कि भाई ऑटोप्सी इस बात में होनी ही चाहिए। इस केस में भी काफ़ी इंजरीज सजेस्टिव थी कि देयर वाज ए बहुत बड़ा इम्पैक्ट था
और मैक्सिमम इंजरीज जो है पर्टिकुलरली एक व्यक्ति में ऐसे डिसेलरेशन इंजरीज थी, बाकी में तो बर्न थे, बट उनमें एक व्यक्ति में बर्न इतने नहीं थे, डिसेलरेशन इंजरीज बहुत ज़्यादा थी ना। अब इसका क्या अर्थ ये रहता है डिसेलरेशन का, कि जब इतनी हाइट से वो नीचे गिरता है और ग्राउंड एक फिक्स जगह है, उस पर टकराता है, तो डिसेलरेशन बोलते हैं उसको, कि आपकी स्पीड एकदम से डिसेलरेट हो गई, वो रुक गई। अब उस इम्पैक्ट से इंजरीज डिफरेंट तरह के होंगे। उधर फायर लगी है, आग लगी है, स्मोक निकल रहा है, उसमें स्मोक में वही कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वो सब इतनी सारी टॉक्सिक गैसेज निकल रही हैं उनसे, और फ्लेम का इफेक्ट भी होगा, तो उससे डेथ अलग कारणों से हो गई। फिर हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल भी देखते हैं कि कितनी देर तक रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा कार्बन मोनोऑक्साइड सबके ब्लड में सेचुरेशन होता जाएगा और उसका लेवल काफ़ी हाई चला जाएगा। वो सजेस्ट करेगा कि एरोप्लेन गिरने से पहले ये फ्लेम शुरू हुआ है। तो ऑटोप्सी बहुत हेल्प करती है। मैं एक और ऐसा ही केस बताता हूँ इसी संदर्भ में। एक टेस्ट पायलट, अब मुझे याद नहीं है कि वो सफदरजंग एयरपोर्ट में कर रहे थे या वो आर्मी एयरफोर्स में कर रहे थे। एक टेस्ट पायलट जो है वो जिस हवाई जहाज़ को इंडियन आर्मी ने खरीदना था, उसके लिए वो उस टेस्ट फ्लाइट दिखा रहे थे कि देखिए ऐसे उड़ेगा, इस तरह की इतनी हाइट पे जाएगा, इस तरह से मुड़ सकता है, इस तरह से वो बम्बार्डमेंट कर सकता है। वो सारा डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए वो आए थे। वो उसी कंट्री के थे जहाँ से इन्होंने लेना था कि टेस्ट पायलट वो साथ में भेजा जाता है कि जो वहाँ दिखाएगा। वो टेस्ट पायलट ऊपर गए और ऊपर जाते ही ये प्लेन ड्रॉप डाउन हो गया और ड्रॉप डाउन होकर के ज़मीन पे गिरा और ज़मीन से उछल करके फिर ऊपर गया और फिर दोबारा नीचे गिरा। यानी कि 2 इम्पैक्ट उसके हुए। ऊपर से आया, फिर वापस एयर में चला गया, फिर वापस एयर में जाके नीचे आ गया। और हमने उसे 2 इंटरेस्टिंग बातें बहुत ज़्यादा देखी। नंबर 1, एक फैट एम्बोलिज्म टेस्ट होता है, जो सारी बॉडी में अगर आपको फैट एम्बोलिज्म मिलता है तो एक एंटीमॉर्टम फिनोमेना होता है जब आदमी अलाइव है, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम गिरा ग्राउंड पे तो उसकी हड्डियां टूटी और वहाँ से बोन मैरो वगैरह निकला और फैट टिश्यू डैमेज हुए, वो ब्लड में एंट्री कर गए। हार्ट तब तक बीट कर रहा था, तो ये फैट सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ब्रेन, लंग्स, एवरीवेयर। और उसके बाद फिर वो ऊपर गया, तब तक वो थोड़ी फायर भी पकड़ चुका था, थोड़ी बहुत उसकी फायर की भी इंजरीज हुई सेकेंड साइड में, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ फायर कोई उसमें, वो इतनी सीवियर इंजरी उसको फायर की नहीं हुई और वो फिर वापस नीचे गिर गया। जब हमने उसका ब्रेन खोला तो ब्रेन में हमको जैसे अंगूर गिरते हैं कुछ ऐसे दाने गिरे। देख के बड़े अचंभित हो गए कि ये क्या हो गया, ये क्या फाइंडिंग है। तो मैंने ऐसे कोई फाइंडिंग देखी नहीं थी उस वक्त, वैसे भी बड़ा यंग था, ये 73 वगैरह के आसपास की बात होगी, 72-3 के आसपास के। तो मैं यंग था, इस तरह की ऑटोप्सी का मेरे को पहला ही एक्सपीरियंस था। तो हमको पता चला कि वो सिस्टी सर्कस, जब हमने देखा पैथोलॉजिस्ट से डिस्कस किया तो पता चला कि सिस्टी सर्कस सेलुलोजी, हमें शक तो हो गया था क्योंकि एक ही कंडीशन है जो ब्रेन में ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, वो सिस्टी सर्कस सेलुलोसिस है। बट इवन देयर, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम देख रहे थे, इससे पहले से सिस्टी सर्कस सेलुलोसिस नहीं थी। उसके बाद तो बहुत देखी और मुझे यहाँ आके पता चला कि दिल्ली में ख़ास करके कॉमन, मतलब कंपेरेटिवली ऑफ दी अदर प्लेसेस, खैर वो शहर भी छोटे हैं जहाँ हम रहा तो इतनी ज़्यादा होती भी नहीं देखने को मिले, लेकिन वो सिस्टी सर्कोसिस सेलुलोसिस थे तो सारी चीज़ एक्सप्लेन हो गई। और वो फैट एम्बोलिज्म उसको क्यों था, इट मीन सर्वाइव किया है, वो पायलट की गलती नहीं है, उसको ऊपर जाते ही एपिलेप्सी हो गई। उस एपिलेप्सी से कंफ्यूज होकर के प्लेन नीचे आ गया, पर वो स्पीड में रहा, टकरा के ऊपर गया, थोड़ा बहुत पेट्रोल वाला लीक हुआ, वो उससे फायर हुआ और वापस आके थर्ड इम्पैक्ट पे, सेकंड इम्पैक्ट पे आके ज़मीन पे गिर गया। तो इस तरह की घटनाएं जानने के लिए, कॉज जानने के लिए, पर्टिकुलर क्रू मेंबर्स और इवन जो आपके जैसे इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि डिसेलरेशन इंजरी एक व्यक्ति के
बहुत इतनी ज़्यादा थी कि इंटरनल एक्सटर्नल सारी चीज़ डैमेज हो चुकी थी। द पर्सन वाज जस्ट आइडेंटिफाइबल बाय गैस। इतना ज़्यादा डिसेलरेशन इम्पैक्ट होता है कि आप कल्पना कितनी स्पीड से नीचे आ रहा होता है और जाके एकदम से दूसरों के ये नहीं थे। अब ये एनालिसिस का विषय होता है कि उस व्यक्ति की पोजीशन क्या थी, वहाँ पे क्या था और कैसे उस चीज़ को स्ट्रेंथनिंग किया जा सकता है। अगर ये कॉकपिट में है तो कॉकपिट एरिया को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए कि डिसेलरेशन इंजरीज मिनिमम हो। इस तरह से इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। हमने भी इनमें किसी का नाम नहीं लेते हुए पूरी इंजरीज एनालिसिस की थी और एनालिसिस के बाद में ये पब्लिश भी हमारा हुआ इंडियन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन के जर्नल में। ये पब्लिश भी हुआ एंड इट्स वेरी वाइडली साइटेड। उसमें किसी का नाम नहीं है, कुछ नहीं है, खाली एक एयरक्राफ्ट इंज स्मॉल एयरक्राफ्ट इंज मतलब एक्सीडेंट के करके हुए हैं, लेकिन उसने बहुत हेल्प किया है। वो काफ़ी ज़्यादा साइटेड है। साइटेड मीन्स दूसरे लोगों ने स्टडी किए, क्योंकि बहुत जगह कम जगह पे इस तरह की स्टडीज़ करने का माहौल होता है या लोगों में कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज़ होती हैं। अब कहीं जंगल में कहीं इधर तो वहाँ से बॉडी भी नहीं मिल पाती, तो अक्सर इनएसेसिबल जगहों पे ही जो एक्सीडेंट्स होते हैं या समुद्र में गिर गया एरोप्लेन तो कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। खैर एनीहाउ, इस केस में हम सब ने ऑटोप्सीज की, उनकी रिपोर्ट्स दी और हमने इसको डिस्पोज ऑफ किया अच्छी तरह से और बाद में इसकी साइंटिफिक एनालिसिस भी किए और जिसको हमने पब्लिश भी किया। ये बड़ी अच्छी मतलब हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी मतलब ठीक बात थी। हाँ, ये बहुत दुख का विषय है कि इस एक्सीडेंट में महाराजा सिंधिया की जो है वो मृत्यु हो गई और इस तरह से उनके परिवार पे एक बहुत बड़ी गाज गिरी। धन्यवाद। मैं फिर आऊँगा आपके पास किसी और नए केस को लेकर के। थैंक यू।